नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जनरल फेसबुक के चैनल पे। दोस्तों, आज का जैसे कि आपने टॉपिक देखा होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइम, सिविल रॉन्ग, मॉरल रॉन्ग और कोई भी क्राइम जो होता है उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ ये समझनी है कि व्हाट इज़ क्राइम। देखिए, क्राइम की डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम आम भाषा में क्या कहते हैं कि समथिंग दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि जहाँ पर कानून द्वारा किसी एक्ट को क्या कहा जाता है कि ये गैर कानूनी है और ऐसा अगर कोई करता है तो इसके लिए उसको क्या होगी, सज़ा मिलेगी। हम इसको क्या कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं, यानी कि उसने कोई क्राइम करा है। तो अगर हम बट क्राइम की डेफिनेशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जब भी हम क्राइम कहते हैं तो उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसके सोर्सेज होते हैं रिलीजियन, कस्टम, इंटर रिलीजन फेथ, सोसाइटी ऑल टुगेदर। क्योंकि कोई एक देश में कोई एक पर्टिकुलर एक्ट क्राइम हो सकता है, बट हो सकता है कि वही एक्ट दूसरे देश में क्राइम ना हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया में एडल्ट्री इज अ क्राइम, बट एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम इन यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में एडल्ट्री क्राइम नहीं है, इंडिया में ये क्राइम है। तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी भी कोई क्राइम बनता है, किसको ऑफेंस मानना है नहीं मानना, जब भी लेजिस्लेचर यानी किसी भी देश का जो संसद होती है, जब उसको कानून बनाती है, एक्ट में लाती है, तो वो हमेशा क्राइम के पीछे के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें जो वर्क करती हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अपना माइंड लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि क्राइम जो है, कोई पर्टिकुलर एक्ट किसी देश में क्राइम हो सकता है और किसी कंट्री में नहीं हो सकता। तो हर कंट्री की अपनी सोसाइटी जो है उसका अलग मेकअप है, अलग रिलीजन है। जैसे हम इंडिया में कहते हैं, इंडिया में बाइगमी इज ऑफेंस। इंडिया में अगर हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में आप पढ़ोगे तो बाइगमी क्या है, बाइगमी जो है इट्स एन ऑफेंस। बट वेयर एज इफ वी कैन से, अगर हम मुस्लिम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पे ऑफेंस नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम 4 मैरिज अलाउ है एट अ पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम यहाँ पर अलग तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है। तो इट मीन्स रिलीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम सिंपल एक प्लेन लैंग्वेज में कहें कि क्राइम ओवरऑल क्या डेफिनेशन होती है, तो क्राइम इज समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ के द्वारा जिस एक्ट को फॉरबाइड कर दिया गया है, जिसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, जिसके लिए पनिशमेंट रखी गई है, वो हमारे लिए क्या है, क्राइम है। और क्राइम कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करती है। ये सारे इसके सोर्सेज हैं जो डिफाइन करती है क्राइम को। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंस बिटवीन, काफ़ी बार मेंस में ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस, खास करके उत्तर प्रदेश जुडिशियल में मेंस में सवाल आता है यहाँ से कि क्राइम और सिविल रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्राइम थोड़ा समझ में आ गया है। पहले मैं सिविल रॉन्ग बताता हूँ कि सिविल रॉन्ग क्या है। सिविल रॉन्ग अगर हम बात करते हैं, सपोज करो आपसे किसी ने पैसे लिए और वो पैसे वापस नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे, रिकवरी सूट डालोगे, पैसा के लिए रिकवरी सूट डालोगे। तो रिकवरी सूट जब डालोगे तो आप सिविल कोर्ट गए हो। तो इट मीन्स जहाँ पे पैसे की लेन देन की बात हो, ठीक है, जहाँ पे अगर एक मकान मालिक है, उसने अपना मकान रेंट पे दिया हुआ है और किराएदार पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप एक तो रेंट के लिए, यानी कि आपको जो मंथली रेंट था, एक उसके लिए आप सूट डाल सकते हो। उसके अलावा इविक्शन डाल सकते हो अगर आपको क्या करवाना है, अपना रेंट, अपना जो मकान आपने किराए पे दिया था वो खाली करवाना है। तो ऐसे जो नेचर के ऑफेंसेस होते हैं हमारे पास, आई थिंक उनको हम रॉन्ग कहेंगे। इट इज़ नॉट टू करेक्टली टू से देम एज ए ऑफेंस। तो ये सिविल नेचर के होते हैं, इसीलिए हम इनको सिविल रॉन्ग कहते हैं। तो ये मैंने आपको क्राइम और सिविल रॉन्ग के बीच में एक थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस जो है मोटे तौर पे समझाया। बट क्राइम को थोड़ा हम और इलेबोरेट करके चलते हैं और समझते हैं। देखिए, क्राइम में हमेशा जो बर्डन होता है वो स्टेट के ऊपर होता है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको बियॉन्ड द डाउट जाकर क्या करना है, जो एक्यूजेशन लगा हुआ है एक्यूज के ऊपर, उसको प्रूव करना है, तभी वो गिल्टी होगा, तभी वो कन्विक्टेड माना जाएगा कोर्ट के द्वारा। बट सिविल में ऐसा नहीं होता। सिविल में इतना हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है या स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि
स्टेट को वहाँ पे क्या करना है, क्योंकि सिविल में कभी भी स्टेट की बात नहीं आती। सिविल में दो इंडिविजुअल्स होते हैं या एक इंडिविजुअल से क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उनकी बात आती है। और क्राइम के केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी पुलिस एफआईआर करती है तो मान लिए स्टेट, ठीक है, यूपी में अगर एफआईआर हुई है तो आपने देखा होगा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस XYZ। XYZ यहाँ पे कौन है, एक्यूज्ड है, और स्टेट ऑफ यूपी यानी कि प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब यह है कि क्राइम अगर हुआ है तो वो एक स्टेट के खिलाफ हुआ है, इट इज़ ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। अब ऐसा क्यों है कि भाई क्यों पूरे स्टेट के अगेंस्ट वो क्राइम माना जाएगा? एक सिंपल सा लॉजिक है। आजकल हम न्यूज़ में सुनते हैं कि चलो भाई किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, हम सुनते हैं कि किसी का रेप हो गया। अब एक आदमी जो मान लो 200 किलोमीटर दूर बैठा है, ऑफेंस दिल्ली में हुआ है और आप बैठे हो महाराष्ट्र में। अब उस ऑफेंस का नेचर इतना ग्रेव है कि वहाँ जो बंदा दूर बैठा है महाराष्ट्र में और ऑफेंस हुआ है दिल्ली में, बट उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी फील हो रहा है। इट मीन्स जो ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी हीनियस है, जिनका नेचर इतना कह सकता हूँ मैं इतना इम्पैक्टफुल है कि जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट नहीं करेगा, एज ए सोसाइटी सबको अफेक्ट करेगा। तो ये ऐसे हमारे क्राइम हो गए, मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो ये एक बंदे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो विक्टिम है वो तो अफेक्ट हो ही रहा है, ये एज ए सोसाइटी के खिलाफ भी ये पूरा क्या है, एक हीनियस क्राइम है। तो ऐसे केस में स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है, यानी कि राज्य की जो प्रोसिक्यूट करेगा उसकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, कानून में स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि विक्टिम को क्या करें, न्याय दिलाए। इट मीन्स जो एक्यूज पर्सन है उसको क्या करें, सजा दिलवाने का काम है। तो यानी कि आप समझ सकते हो क्राइम्स जो होते हैं उनका नेचर बहुत ही ग्रेव होता है, इम्पैक्टफुल होता है। और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द डाउट जाके प्रूफ करना होगा कि भाई जो पर्सन एक्यूज है इसके ऊपर ये चार्जेस जो लगे गए हैं, इसने ये क्राइम करा है विद एविडेंस, तभी जाके वो कन्विक्टेड होगा। बट अगर वहीं पे हम सिविल रॉन्ग की बात करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी ने रिवोक कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, दूसरे पार्टी का डैमेजेस हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हो सकता है वो इंजुरी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मेंटल एगोनी भी हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 73 और 74 पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो इट मीन्स क्या है, सिविल रॉन्ग में दो लोग ही अफेक्ट हुए, बट क्राइम में महाराष्ट्र में जो बैठा था, जो पर्सन ये न्यूज़ सुन रहा था कि अ पर्टिकुलर प्लेस में अ पर्सन हैज़ कमिटेड सो एंड सो क्राइम, ठीक है ना, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, डकैती हुई है, रॉबरी हुई है, तो ऐसे में एक सोसाइटी के अंदर एक दिल में क्या आता है, एक फियर डेवलप होने लगता है। और जब भी किसी सोसाइटी में एक फियर डेवलप होता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इसलिए यहाँ पे लार्जर इंटरेस्ट किसका आता है, यहाँ पे लार्जर स्टेट का आता है प्रोसिक्यूशन को करने के लिए। वहीं पे सिविल में दो इंडिविजुअल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक ने रिवोक कर दिया, तो दूसरे पार्टी को जो डैमेजेस हुआ है उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। इसका इम्पैक्ट दो लोगों के बीच में है जिसको नुकसान हो रहा है, दैट इज, ठीक है। इसलिए सिविल रॉन्ग इज नॉट ऑफ सच ए हीनियस, इनका जो नेचर होता है ज़्यादा ग्रीवियस नहीं होता है। जब भी क्राइम्स होता है तो सेशन कोर्ट के पास, यानी कि जब भी उस कोर्ट को जो सुनते हैं उसको सेशन कोर्ट कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप कमेंट नीचे कर सकते हो, वाई वी कॉल इट एज अ सेशन कोर्ट, हम उसको सेशन नाम क्यों देते हैं, वाई इट कॉल्ड इज सेशन कोर्ट? आई होप अगर आप सुन रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इसको सेशन कोर्ट क्यों कहते हैं। तब तक आप सुनिए वीडियो। सिविल कोर्ट में हमारे जो मैटर्स जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, ठीक है ना, मनी का हो गया, सूट फॉर रिकवरी हो गया, इस तरह के मैटर जाते हैं, दो लोगों के बीच में होता है, इसमें प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे रोल प्ले नहीं होता, तो ये सिविल रॉन्ग्स हो गए। तो पेपर में डिफरेंस अगर आता है कि क्राइम और सिविल रॉन्ग के बीच में डिफरेंस क्या है, आप इस तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं। क्राइम, इनका इम्पैक्ट हीनियस होता है, कम्युनिटी पे एट लार्ज होता है। सिविल रॉन्ग बिटवीन द टू पीपल, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं वो बता देना, क्राइम नेचर के जो ऑफेंस होते हैं वो बता देना। स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी है प्रोसिक्यूशन की, सिविल में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्रिमिनल केसेस में कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंड कराया जा सकता है। लेट मी रिमेंबर, आई एम सेइंग certain, not all, but few of the cases or few of the offenses can only be compounded by the court or between the parties with the permission of that court. But civil में रास्ते हमेशा खुले हैं कंपाउंड होने के बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अ जजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने ऑफेंस करा बी के, तो प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट और बी
कुछ ऑफेंस जैसे चोरी का ऑफेंस हो गया, थेफ्ट हो गया, जो माइनर ऑफेंस होते हैं उन्हीं को कंपाउंड करा सकता है। अब मर्डर कर दिया, मर्डर को हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, कंपाउंड नहीं करा सकता इंडियन लॉ में एटलीस्ट। बट फॉरेन में, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आप देखोगे वहाँ पे अगर एक बंदे ने, एक्स ने मान लो वाई का मर्डर कर दिया है, तो वाई के फैमिली वाले चाहे तो कंपाउंड कर सकते हैं, उसके बदले में एक्स को क्या करना पड़ेगा, एक जो भी कंपनसेशन अमाउंट है वो मांग सकता है। बट इंडिया का क्रिमिनल जो लॉ है हमारा, ये एडवर्सरियल ट्रायल सिस्टम पे काम करता है। नोट, रिमेंबर टू नोट, ये मैं कह रहा हूँ एडवर्सरियल ट्रायल सिस्टम पे। सवाल यहाँ से जुडिशरी में पूछे गए हैं कि इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो एडवर्सरियल ट्रायल सिस्टम पे काम करता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर एक्स ने मर्डर करा वाई का तो एक्स जो है उसको सजा मिलेगी, वो इस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकता, ठीक है। बट सिविल रॉन्ग जो है वो ऑलवेज कंपाउंडेबल है, ठीक है ना, ऑलवेज कंपाउंडेबल एट एनी स्टेट बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। तो किसी भी टाइम पे वो कह सकते हैं, वहां पे सहमति बन सकती है। क्रिमिनल में सिर्फ कुछ ऑफेंसेस, माइनर ऑफेंसेस में है, नॉट फॉर ऑल ऑफेंसेस। हीनियस क्राइम में कंपाउंड नहीं हो सकता। सेशन कोर्ट यहाँ पे काम करती है, यहाँ पे हमारा सिविल कोर्ट पे हम कहते हैं जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देयर इज अगेन डिफरेंस, जब भी एक जज क्रिमिनल केस को सुनता है तो हम उसको बोलते हैं एज ए सेशन जज, और वही अगर एक रेवेन्यू का मैटर सुन रहा है या कॉन्ट्रैक्ट का मैटर सुनता है तो हम उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट जज भी बोल देते हैं, ठीक है। सेशन जज इसलिए कहा जाता है कि सेशन जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में खुलता है। अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था, हमेशा ये कहा गया ना कि लॉ जो हमेशा दिखना भी चाहिए, न्याय हो रहा है लोगों के साथ, ये दिखना भी चाहिए। और ऑफेंस अगर हम कोर्ट के दरवाजे छुट्टियों में बंद कर दें 2 महीने 1.5 महीने, ये कह के कि भाई जजों को भी क्या चाहिए, आराम चाहिए, तो आप देखोगे क्रिमिनल कोर्ट हमेशा खुले रहते हैं इंडिया में। इसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर सिटिंग्स होती हैं, और अंग्रेजों के टाइम पे से इसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंटरवल में बैठते हैं और इसलिए हम इसको कहते हैं सेशन जज, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया है क्राइम क्या होता है, सिविल रॉन्ग क्या होता है। अब क्राइम जब होता है तो उसके 2 इंपॉर्टेंट चीज हमेशा होते हैं। एक होता है मेंस रिया, यानी कि गिल्टी ऑफ माइंड, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एक अपराध कर रहा है, वो अपराध को कर रहा है तो वो अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा होगा, सो दैट कि उसको मोशन में ला सके। तो दैट इज अ मेंस रिया, इट मीन्स गिल्टी ऑफ माइंड। सवाल पूछा जाता है कि मेंस रिया का मतलब क्या, आपको ऑप्शन दे देंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर इविल इंटेंट भी कह सकते हैं, और वी कैन से इट इज अ गिल्टी माइंड। और एक्टस रियस मीन्स देयर मस्ट बी एक्शन, कुछ एक्शन होना चाहिए, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्राइम है नॉर्मली। बट जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटीज बढ़ रही है, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि दोनों चीज को अगर हम लेकर चलेंगे कि ये क्राइम हो, तो बहुत से ऐसे ऑफेंसेस आ रहे हैं जहां पे मेंस रिया नहीं है, यानी कि गिल्टी माइंड एब्सेंट है, बट एक्ट हो रहा है और ऑफेंस भी हो गया वो। तो ऐसे केस में क्या, वो पर्सन जिसने ऑफेंस करा यानी एक्यूज, इसका अकॉर्डिंग यानी कि क्राइम के अकॉर्डिंग तो उसने कोई ऑफेंस करा नहीं है। तो ऐसी चीज को डील करने के लिए भी हमने क्या लेके, हम लेके आए स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी, यानी कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, खाने में मिलावट करा जा रहा है, ऐसे ऑफेंसेस हो गए जहां पे पब्लिक हेल्थ को बहुत एट लार्ज में इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ऑफेंसेस में देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, इसके बावजूद भी उस बंदे ने क्या करा, ऑफेंस करा है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 AIR। आप समझ सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मेंस रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल जब आता है आपके पास, ऐसे सवाल आ सकता है कि इन केस देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, ठीक है, वेदर अ क्राइम कैन बी कमिटेड और नॉट। एब्सोल्युटली यस, इवन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, गिल्टी माइंड ना होने के बावजूद भी ऑफेंस कमिट हो सकता है। तो सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में मैं आपको थोड़ा फैक्ट बताता हूँ इस केस का इलेबोरेट करके। इस केस में क्या था कि एक मालिक था, उसका अपना एक फूड का काम था, वो क्या करते थे, हलवाई का काम था, खाना बनाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, सॉरी, और मिठाइयाँ बनाते थे और लोगों को सर्व करते थे। एक दिन क्या हुआ, मालिक का जो मिठाई की दुकान थी, मालिक नहीं था, और उसके जो कारीगर थे वो क्या कर रहे थे, दुकान में मिठाइयों को बेच रहे थे। और तभी एक फूड इंस्पेक्टर वहाँ पे विजिट करने आता है, और वो क्या करता है, मिठाइयों के सैंपल को लेता है। मिठाइयों के सैंपल को लेता है और मिठाइयों के सैंपल में देखता है कि क्या इसमें मिलावट है। तो टेस्ट होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और उसमें क्या होती है, एडल्ट्रेशन पाया जाता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब सवाल ये आता है यहाँ पे, जो मालिक को ना एक्यूज बनाकर यहाँ पे किसको एक्यूज बनाया जाता है, यहाँ पे एक्यूज बनाया जाता है उस कारीगर को।
कि तुम क्या कर रहे हो भाई, इसको बेच रहे हो। और कारीगर ये कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, मुझे क्या पता कि इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, हम तो सिर्फ बेच रहे हैं मिठाई, ठीक है, हम तो पगार पे काम कर रहे हैं, हमें क्या पता। उसका ये क्या होता है, डिफेंस होता है यहाँ पे। और वो कहता है मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें मिलावट हो रही है, यानी कि एब्सेंस ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पे। कारीगर को ये नहीं पता कि जो वो मिठाई बेच रहा है उसमें चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें मिलावट की चीज़ें हैं जो इंसान की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। इट मीन्स यहाँ पे मेंस रिया, गिल्टी ऑफ माइंड एब्सेंट है। और क्राइम का हमने पढ़ा था कि मेंस रिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस रिया एब्सेंट है, ये अपील होता है आगे में चल के। और अगेन यही सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति जो दुकान में काम कर रहा है सिर्फ और वो सामान बेच रहा है, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, इसमें सेक्शन 7 चैलेंज हुआ था, तो क्या सेक्शन 7 के तहत उस व्यक्ति को एक्यूज बनाया जा सकता है, उस पर कार्रवाई करी जा सकती है। तो कोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 लाया गया था, यहाँ पे लेजिस्लेचर ने कभी भी ये नहीं देखा कि मालिक बेच रहा है या उसका कारीगर बेच रहा है। ये सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी फूड में मिलावट होकर अगर कोई व्यक्ति बेचता है, यानी कि इफ एनी पर्सन और अ सेलर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है और ऐसा सामान एडल्ट्रेटेड है, तो उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन की 7 सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्ट बनाया गया था ये इस पर्पस से बनाया गया था कि पब्लिक की सेफ्टी एट लार्ज में सेफ होनी चाहिए। और अगर हम इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि ये बंदा जो बेच रहा है इसको खुद नहीं पता कि ये क्या बेच रहा है, इसमें क्या मिलावट है, तो ऐसे पब्लिक की सेफ्टी एट लार्ज में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और इस एक्ट का अपने आप में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी के तहत कहा गया कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन केस जहां पे मेंस रिया एब्सेंट हो, उसके बावजूद भी आपको क्या कहा जाएगा, आपने ये ऑफेंस कमिट करा है। तो हैंस कोर्ट ये कहता है कि सेलर बेच रहा था, उसको नहीं पता कि ये क्या बेच रहा है, इसमें क्या एडल्ट्रेशन है, इसके बावजूद भी उसको क्या करा जाएगा, कन्विक्ट करा जाएगा। और उसमें एक और बात यह आई थी कि बहुत से लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा डिफेंस था जो उठाया था डिफेंस लॉयर ने कि जो कारीगर है वो तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको क्या पता। तो कोर्ट अगर इस तरीके से देखने लगे कि कौन कम पढ़ा लिखा है, किस ऑक्यूपेशन में जा रहा है, किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो ऐसे सो किसी की भी लिएबिलिटी को हम क्या तय नहीं कर सकते। तो ये कोर्ट ने कहा कि दिस इज इररिलेवेंट, आप बेच रहे हो, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ऑफेंसेस में स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी इंपोज करी जाती है जहां पे इवन आपने मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड नहीं था, इसके बावजूद भी आपको ऑफेंस के लिए ट्राई करा जा सकता है और आपको कन्विक्ट करा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो क्राइम के बहुत अलग शेप्स हैं, बहुत अलग शेड्स हैं। ये सिर्फ और मेंस रिया और एक्ट्रेस रियाज पे ही डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के साथ आजकल हवाला के जरिए क्या हो रहा है, पैसा भेजा जा रहा है, ठीक है ना, टैक्स इवेजन हो रहा है। तो ऐसे ऑफेंसेस में क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस में बेसिकली हम मेंस रिया को नहीं देखते, क्योंकि इवन देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस रिया बट पर्सन हैज एक्टिंग, वो एक्ट्रियस तो कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और दैट इज मोर सफिशिएंट अंडर द स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी, एब्सोल्यूट लिएबिलिटी के तहत वो लिएबल होगा। तो ये था थोड़ा इलेबोरेट पॉइंट। एक और मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि एक कंसेप्ट आपने देखा होगा, पेपर में ये भी सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड मॉरल रॉन्ग। मॉरल रॉन्ग और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्राइम तो समझ में आ गया होगा, मैं मॉरल रॉन्ग के ऊपर थोड़ा बताता हूँ। जब भी हम कहते हैं ना मॉरल रॉन्ग, मॉरल इज ऑलवेज कनेक्शन विद द मोरालिटी, और यहाँ पे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल आता है। देखिए एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करिए एक फादर है और एक सन है और वो नदी के किनारे नहा रहे हैं, ओके, और सडनली क्या होता है, जो सन है वो नदी में गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है। फादर जो होता है किनारे पे होता है और फादर को तैरना आता है, बट फादर को तैरना आता है, इसके बावजूद भी जो उसका बेटा पानी में कूदा है वो उसको नहीं बचाता, ठीक है। तो क्या ऐसे में कोई ऑफेंस कमिट करा है उस फादर ने? एब्सोल्युटली कानून की नज़रों में उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है। वो चाहता तो उसको बचा सकता था, नहीं बचाया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा अपने आप गिरा है, फादर ने पुश नहीं करा। अगर फादर ने पुश करा होता फिर तो मर्डर लग जाता उसके ऊपर।
फादर ने पुश नहीं करा, बच्चा अपने आप गिर गया, बट फादर उसको बचा सकता था, बट फादर ने नहीं बचाया। अब इसमें अगर हम इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली या दुनिया का कोई भी कानून देखें तो फादर को पनिश नहीं कर सकते। इट मीन्स फादर ने यहाँ तो रॉन्ग तो करा है, बट कानून की नज़रों में रॉन्ग नहीं करा, बट फादर ने अपनी नज़रों में रॉन्ग करा है। इसको हम कहते हैं मॉरल रॉन्ग। यानी कि उसको कानून सजा नहीं दे सकता। वो इंसान जिंदगी भर जब तक जीता रहेगा, उसके अपने अंदर का जो एक सोल है, एक कंसाइंस जो है उसका अंदर का, अपना अंदर का इमोशंस जो है, वो हमेशा उसको क्या कहता रहेगा कि यू कैन सेव योर चाइल्ड बट यू हैव नॉट। आप जिंदगी भर यही पछताते रहोगे कि मैं अपने बेटे को बचा सकता था, नहीं बचा पाया। यानी उसका जो पश्चाताप है, उसका जो रिग्रेट है, जो उसके इमोशंस हैं, लाइफ टाइम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से मजबूर करेंगे। ये उसके लिए पनिशमेंट है। दैट इज़ अ मॉरल रॉन्ग। मॉरल रॉन्ग यानी कि एक्ट विच कैन नॉट बी पनिश्ड बाय अ लॉ इटसेल्फ। तो ये हमारा होता है मॉरल रॉन्ग। और इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं आपको। क्राइम कभी भी कमिट होता है तो वो पनिशेबल तो होता है लॉ में, उसके अलावा वो मॉरल रॉन्ग भी होता है। इट मीन्स कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो क्राइम के साथ साथ अपने आप में मॉरल रॉन्ग है। जैसे रेप करना एक क्राइम, इसका आईपीसी में तो पनिशमेंट है, बट ये मॉरली भी बहुत गलत है। ठीक है, वो आदमी पनिशमेंट पाने के बावजूद भी जेल में सोचता रहेगा कि मैंने ऐसा क्राइम क्यों करा। तो इट मीन्स हर क्राइम जो होता है वो मॉरली क्या होता है, मॉरल रॉन्ग भी होता है। और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो मॉरल रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड मॉरल रॉन्ग। तो ये पेपरों में पूछा जाता है कि मॉरल रॉन्ग क्या होता है और क्राइम क्या होता है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड वी कैन से दैट सिविल जो रॉन्ग होते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप रिमेंबर, क्योंकि ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं ये काफ़ी बार कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में दे देगा कि एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि ए पर्सन है, जैसे जो मैंने आपको फादर और सन का एक इलस्ट्रेशन बताया, तो इसके ऊपर में आ सकता है। आप पूछ लेगा कि वेदर इट इज़ अ मॉरल रॉन्ग और क्या ये पनिशेबल है क्राइम में। तो इट इज़ नॉट पनिशेबल, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ क्राइम, इट्स अ मॉरल रॉन्ग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्राइम में जब हम कहते हैं कि इनोसेंस जो है वो प्रूव होनी चाहिए, अगर वो इनोसेंस जब तक प्रूफ नहीं होती तब तक कोर्ट क्या मान के चलेगा कि इस पर्सन ने दैट मीन्स अगर कोई एक्स पर्सन है, इसने कोई क्राइम कमिट करा है, कोर्ट अपने आप में ये मानेगा, प्रिजम्पशन मान के चलेगा कि ये पर्सन इनोसेंस है। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से भी आता है कि क्या ये एक ह्यूमन राइट है कोर्ट का ये मानना कि कोई भी व्यक्ति, इट मीन्स व्हेन अ कोर्ट प्रिज्यूम दैट अ पर्सन हैज इनोसेंस, तो वेदर इट इज अ ह्यूमन राइट, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और वेदर इट इज स्टेचुरी राइट, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया दिल्ली जुडिशरी में। तो आप काफ़ी बच्चों ने इसका ह्यूमन राइट आंसर बताया, मैंने एक पोस्ट करा था। आप दोस्तों, इसका ह्यूमन राइट नहीं है, इसका आंसर हमारा जो है स्टेचुरी राइट है। अगर ये ह्यूमन राइट होता तो जो भी सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसमें कोर्ट कभी भी किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन नहीं कर सकती थी, अगर हम ये मान के चलेंगे। एनडीपीएस एक्ट आप सुन रहे होंगे आजकल, सुशांत और रिया वाला केस चल रहा है, इसमें नारकोटिक्स का एंगल आ रहा है। तो नारकोटिक्स वाले जो एंगल आनी है, एनडीपीएस एक्ट को पढ़ोगे आप में, उसमें इनोसेंस को प्रिजम्पशन करा जाता है कोर्ट द्वारा, बट उसमें जो उसके सेक्शंस है वो इतने स्ट्रिक्टर हैं कि अगर आपने एक एनडीपीएस के ऑफिसर को, यानी कि जो उसमें काम कर रहा है, एक एनसीपी के ऑफिस को अपने बयान दिए हैं, तो वो बयान की वैल्यू होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है। ऑल्दो ये पुलिस के केस में नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक स्टैच्यूटरी राइट, इट्स नॉट ए ह्यूमन राइट। बहुत लोगों ने इसका आंसर ह्यूमन राइट बताया था, जो कि रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट में बताता हूँ, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्राइम। देखिए दोस्तों, मेंस रिया, एक्टस रिया के अलावा 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला, ऑफेंस कौन करता है, क्राइम हमेशा कौन करेगा? ऑब्वियसली पेड़ पक्षी तो करेंगे नहीं, ह्यूमन बींग ही करेगा वो। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो क्राइम जब भी हो रहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका क्या, हमारा पहला ह्यूमन बींग, बिकॉज द पर्सन हु इज डूइंग ए क्राइम इज ए ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग ही क्राइम कर रहा है, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, कोई हाथी घोड़ा नहीं कर रही है। सेकेंड चीज, मेंस रिया होनी चाहिए, यानी कि गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए।
ह्यूमन बीइंग जो एक्ट कर रहा है वो ड्रिवन फोर्स जो होनी चाहिए वो उसका एक गिल्टी माइंड होना चाहिए। गिल्टी माइंड का मतलब साफ होता है कि मान लो ए जो है बी को मारना चाहता है, मर्डर करना चाहता है, ठीक है। अब उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि उसको मुझे कैसे मारना है, जहर दे के मारना है, पिस्टल से मारना है, माइंड मेकअप हो रहा है उसका, वो प्लानिंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गिल्टी ऑफ माइंड है और ये हमेशा फैक्ट टू फैक्ट वेरी करती हैं। ये आप इसका कभी भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। थर्ड, एक्टस रियस। इट मीन्स गिल्टी माइंड क्या करेगा, पुश करेगा एक्टस रियस के लिए, यानी एक्शन के लिए। गिल्टी माइंड है बट एक्शन नहीं है तो हम पनिश नहीं कर सकते। मैं चाह रहा हूँ कि आज मुझे एक्स को किल करना है, माइंड में तो चल रहा है बट मैं एक्शन परफॉर्म नहीं करता। अनलेस एंड अनटिल आई वोंट परफॉर्म, मैंने कोई ऑफेंस नहीं करा है। तो एक्शन होना चाहिए उसके पीछे। गिल्टी माइंड होगी, गिल्टी माइंड पुश करेगा एक्शन को, यानी एक्टस रियस। उसके बाद हमारा आता है चौथा, इंजरी। इट मीन्स जो ऑफेंस हुआ है उसमें इंजरी एक होना चाहिए। अब इंजरी मीन्स जरूरी नहीं कि खून निकले तभी इंजरी होगी। इंजरी बॉडी को हो सकता है, ठीक है ना, इंजरी प्रॉपर्टी को हो सकता है, इवन इंजरी माइंड को हो सकता है। एक आदमी डिप्रेशन में चला गया, अगर इट्स ऑल्सो इंजरी, भले खून ना निकला हो, ठीक है। उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचना, इट्स ऑल्सो इंजरी। तो चाहे बॉडी को हो, चाहे माइंड को हो, चाहे प्रॉपर्टी को, ऑल आर टर्म टू बी एज ए इंजरी। ये चारों पार्ट हमारे एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के तौर पे देखा जाता है क्राइम्स के। तो पेपर में जब आएगा मोस्टली बच्चे मेंस रिया लिखते हैं और एक्टस रियस लिखते हैं। तो ये दो को भी जरूर लिखना है। एक तो ह्यूमन बीइंग, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग इज द मेन वन हु इज द परफॉर्मिंग, जब परफॉर्म कर रहा है इस एक्शन को। और उसका रिजल्ट क्या आता है, कोई भी एक्ट जब परफॉर्म कराता है उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ ना कुछ आएगा। वो कॉन्सिक्वेंस क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ इंजरी होगी। तो ये चार चीज़ हैं जो आप थोड़ा इंपॉर्टेंटली जो पेपर में आते हैं। इसके अलावा एक केस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर वर्सेस प्रिंस। इसमें इस केस को मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे भी यही सवाल उठ रहा था कि क्या मेंस रिया, गिल्टी माइंड हमेशा इंपॉर्टेंट है या कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस है जहाँ पे मेंस रिया एब्सेंट है, इसके बावजूद भी एक्यूज को कन्विक्शन मिल जाती है, कन्विक्ट माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। इस जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर फैक्ट एक क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं बताता हूँ आर वर्सेस प्रिंस केस था क्या। ये 1875 का केस है। इस केस में क्या होता है, प्रिंस को एक्यूज बनाया जाता है। इस केस में प्रिंस के ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं कि आपने एक लड़की को, जो कि माइनर थी, उसके पेरेंट्स जो कि लॉफुल क्या थे, गार्जियन थे, उनके कंसेंट के बिना आप उसको भगा के ले गए। इट मीन्स उसके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा था। प्रिंस कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लड़की ने अपनी हामी भरी थी, कंसेंट दी थी, और लड़की ने मुझे ये भी बताया था कि मेरी जो एज है वो 18 है। इट मीन्स जो प्रिंस है वो लड़की को इस वजह से भगा के लेके गया जब उसने ये कहा कि मेरी एज कितनी है, 18 है, ठीक है। लड़की ने कहा कि मेरी एज 18 है। जब कोर्ट में ये मामला आता है, कोर्ट में ये देखा जाता है और कोर्ट में एविडेंस आते हैं तो पता चलता है कि जो लड़की है उसकी एज एक्चुअल में 16 है। इट मीन्स शी इज़ अ माइनर। वो माइनर है, वो मेजर तो है नहीं। बट प्रिंस कहता है कि इसने तो मुझे ये बताया था कि मैं मेजर हूँ। और ये बात कोर्ट में सामने आती है, ज्यूरी के पास ये बात चली जाती है कि भाई प्रिंस जब लड़की को भगा के लेके गया था तो लड़की ने उस वक्त उसको एज अपनी 18 बताई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे प्रिंस जो था वो लड़की को भगा के लेके गया। अगर शायद लड़की ने ये कहा होता कि मेरी एज 18 नहीं है तो शायद वो ना लेके जाता। बट यहाँ पे लड़की ने उसको अपनी एज 18 बताई और एविडेंस में निकल के आता है कि लड़की की एज 16 होती है। तो कोर्ट ये देखता है यहाँ पे ऑल दो प्रिंस जो है उसका जो मेंस रिया है, यानी उसकी जो इंटेंशन थी यहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी पहले से उसको भगा के लेके नहीं जाना चाहता। लड़की ने बताया कि मेरी एज 18 है, देन वो उसको क्या लेके गया, भगा के लेके गया। तो यहाँ पर मेंस रिया एब्सेंट था, इसके बावजूद भी जो प्रिंस जिसको एक्यूज बनाया गया था कन्विक्ट हो जाता है। टोटल 16 जूरी मेंबर्स जो होते हैं वो अनैनिमसली एक मत होके क्या कहते हैं, 16 के 16 जज जो कहते हैं कि प्रिंस ने ये ऑफेंस कराया। तो यहाँ पे भी हमने क्या देख लिया कि मेंस रिया एब्सेंट था और इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, पर्सन को कन्विक्ट करा जा रहा है। तो इट मीन्स क्राइम में मेंस रिया एक्टर्स जो रियाज यानी एक्शन है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट इसके साथ साथ
जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेंस रिया एब्सेंट है, आपने एक्ट को परफॉर्म करा है, इसके बावजूद भी आपके ऊपर क्या होगा, आपको सजा हो सकती है, आपको एक्यूज बनाया सकता है। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, सेडिशन चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, आप किसी भीड़ में गए और जोश में आके आपने भी भारत के खिलाफ कोई नारे लगा दिए। यहाँ पे भारत का मतलब होता है भारत की सरकार, ठीक है। तो सेडिशन के चार्जेस हो गए, कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन हो गया हमारे पास, ये सारे जो हैं ये एक सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी की बात करता है। तो ऐसे में मेंस रिया एब्सेंट है, इसके बावजूद भी आपने एक्ट को परफॉर्म कर दिया, आपने नारे लगा दिए जिससे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को थ्रेटन हो सकता है, तो आपके ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। तो मेंस रिया में एट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर अगर मेंस रिया एब्सेंट है, उसके बावजूद भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया हमारा, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, फेमा हो गया, ये सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें मेंस रिया बिल्कुल निल है, इसके बावजूद भी आपको क्या बनाया सकता है, आपने अगर एक्ट परफॉर्म करा है, यू कैन बी इजीली एक्यूज या आपको कन्विक्शन हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट, अगेन ये एनडीपीएस एक्ट क्या है, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, इसमें भी हम क्या है, इसमें भी अगर मेंस रिया आपका एब्सेंट है, इसके बावजूद भी आपको क्या बनाया सकता है, इसमें आपको एक्यूज बनाया सकता है, आपकी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, आपको कन्विक्शन हो सकती है। तो ऐसे है हमारे पास। तो क्राइम में हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज ऑलवेज नेसेसरी ऑफ मेंस रिया एंड एक्टस रियस, इवन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया और एक्शन परफॉर्म होता है तो आपने क्राइम कर दिया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, क्राइम क्या होता है और इसके अलावा मॉरल रॉन्ग्स क्या होते हैं। पेपरों में डिफरेंस आता है इनके बीच में, सरप्राइजिंगली आ सकता है, प्रीवियसली पेपरों में पूछा गया है। और एसेंशियल ऑफ क्राइम ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेकर आऊँगा उसमें काफ़ी बच्चों ने मुझसे एक बार पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, नॉलेज, इनके बीच में क्या मोटिव, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लाइव सेशन ही करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, मोटिव एंड नॉलेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और दो जो केसेस आपको बताएं, आर वर्सेस प्रिंस और एक सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इंपॉर्टेंट केस है। आर वर्सेस प्रिंस में ऐसे सवाल आ सकता है कि एक पर्सन है, एक लड़की को भगा के लेके जाता है, ठीक है, या इवन लड़की को किडनैप करता है, क्योंकि किडनैप में भी इंटेंशन जो है वो इमटेरियल है, वो कोई मायने नहीं रखते। अगर आप पढ़ोगे आईपीसी में तो 359, 360, 361 जो सारे हमारे किडनैपिंग के बारे में बात करता है, इसमें कहीं पे भी किडनैपिंग में ये नहीं कहा गया कि जो व्यक्ति लेके जा रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन एब्सेंट है, माइनर का कभी भी कंसेंट अपने आप में कोई कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सारी लिएबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, जो पर्सन लेकर गया है, ये उसके ऊपर बर्डन आता है कि भाई तू बता कि क्यों तेरे पे किडनैपिंग का चार्ज ना लगे। तो ये बहुत सारे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन पे मेंस रिया बिल्कुल ही हमारा साइलेंट है और एब्सेंट है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल आ सकते हैं। तो आर वर्सेस प्रिंस आप इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि बिहार आपका अक्टूबर में है, यूपी का भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही नोटिफिकेशन आएगा। बिहार एपीयू जो है वो आई थिंक 7 फेब में चला गया है। तो आप थोड़ा सा बस अभी रिदम में बने रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िए, कंटिन्यू रखिए, किताब से थोड़ा टच में रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन फॉर योर मेंस राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको समझाऊँ, आपको इलेबोरेट करूँ। आप अपने कोई भी क्वेश्चन हैं तो पुटअप कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इन्जॉय में रहिए। मतलब मानता हूँ कोविड चल रहा है, ठीक है ना, और लोग बड़े डिप्रेशन में हैं, तो सबसे अच्छा साथी किताब ही है। बुक पढ़िए बस इस टाइम पे, ठीक है। इधर उधर की बातों में मत जाइए, इधर मीडिया टीवी में क्या चल रहा है इधर पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए, लोग अपने आप सुधर जाए तो वेल एंड गुड है। तो अपनी पढ़ाई को करिए, उसको कंटिन्यू रखिए, दैट इज़ गुड। ओके दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कमेंट इट। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी। ओके, तो नमस्ते, थैंक यू।